हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे स्पेशल सेशन सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिगार्डेड। हम स्पेशल सेशन डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर अभी तक हम 2 सेशन डिस्कस कर चुके हैं। आज आपका थर्ड सेशन है और थर्ड सेशन के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन के अंदर। तो जो भी कैंडिडेट, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो पहले से ही काफी टाइम से तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है आज का सेशन और अभी जो कंटिन्यू सेशन आपके चल रहे हैं, सभी एनएचएम की जितनी भी वैकेंसीज हैं सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में आप सीएचओ क्वालिफाई करने के बाद जो बीपीसीसीएचएन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके जो नोट सेट एम्स होता है उसका एक बेस लाइन आपका बनेगा, पूरा बेस यहां से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अपन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और जीरो से लेकर बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचेंगे। बिल्कुल सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो जितने भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एनएचएम की वैकेंसी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, हर एग्जाम के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल है। चलेगा, आज के सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। जो भी कैंडिडेट क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं, एक बार से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सभी तक पहुंचा दीजिएगा। अपने सभी मीडिया ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुंच जाए और सभी को बेनिफिट हो। आज के सेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलता रहे। चलेगा, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा, काफी इजी सा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ठीक है, सिंपल है, इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। चलिएगा, बताइएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। और आप सबको पता है फंडा क्या है। फंडा ये है कि क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, एक बार समझ नहीं आता तो 2 बार पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को पूरे को पढ़ना है, आंसर नहीं देना है। पहला ऑप्शन आप टिक करके चले गए, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, समझना है, ऑप्शन पूरे पढ़ने हैं, ऑप्शन समझने हैं, फिर आपको आंसर देना है। और आंसर किससे देना है? एलिमिनेशन मेथड से देना है। करेक्ट आंसर होगा 100%, मैं गारंटी के साथ बोल दूं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया ना तो 100% आपका सही आंसर होगा। चलेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर कह रहा है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन द एडोलसेंट एज इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप ऑफ। देखिए, क्वेश्चन सिंपल सा ये कहा गया है कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है, डिफाइन किया है एडोलसेंट एज ग्रुप को। किसको? एडोलसेंट एज ग्रुप को बताया गया है। तो एडोलसेंट एज ग्रुप किस लेवल की एज ग्रुप होती है, यानी किस एज ग्रुप को अपन एडोलसेंट के अंदर काउंट करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एडोलसेंट एज ग्रुप आपको बताना है। आंसर देखिएगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, ए ऑप्शन यहां पर है लेस देन 10 ईयर, बी ऑप्शन यहां पर है 11 to 15 ईयर, सी ऑप्शन यहां पर है 14 to 19 ईयर और डी ऑप्शन यहां पर है 20 to 29 ईयर। चलिएगा, आंसर आपको पुट करना है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पुट कीजिएगा ताकि आपका भी सेल्फ इवोल्यूशन होता रहे और आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होता रहे, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो हर किसी काम को इजीली सोल्व करवा सकती है, हर किसी काम को करवा सकती है। यानी सक्सेस लेनी है, सक्सेस पानी है तो आपको कॉन्फिडेंस लाना होगा। कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे? जब तक कि आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होगा। चलिए, फटाफट से आंसर दीजिएगा, फिर इसके रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे। चलेगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर करेक्ट आंसर की अपन बात करें, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो देखिएगा, लेस देन 10 ईयर नहीं होता है, 11 to 15 ईयर भी नहीं होता है और 20 to 29 भी नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा जी? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 14 to 19 ईयर जो एज है वो एडोलसेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग मानी जाती है, एडोलसेंट एज ग्रुप मानी जाती हैं। याद रखिएगा 14 to 19 ईयर। और अगर एक्चुअली में अपन देखें, जनरली अगर अपन देखें तो 10 to 19 ईयर की जो एज ग्रुप है ये एडोलसेंट एज ग्रुप होती हैं। याद रखिएगा, एडोलसेंट एज ग्रुप की बात की जाती है तो जनरली 10 to 19 ईयर्स
करेक्ट आंसर होता है। 10 से लेकर 10 साल से लेकर 19 साल तक के जो बच्चे होते हैं, 19 साल तक के जो एज ग्रुप होती है उसको एडोलसेंट एज ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? एडोलसेंट एज ग्रुप कहते हैं। जनरली ये पॉइंट आपको याद रखना है, 10 to 19 ईयर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्या करेक्ट आंसर होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, एज ग्रुप से रिगार्डेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और नर्सिंग हिस्ट्री का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। तो याद रखिएगा, मेमोरी में सेट कर लीजिएगा। बिल्कुल सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, और एनएचएम की कोई भी वैकेंसी हो 100% वहां पर ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि अदर सभी कैंडिडेट तक पहुंच सके, क्योंकि अभी वैकेंसीज चल रही हैं, एनएचएम की वैकेंसीज धड़ाधड़ से आ रही हैं, उनकी तैयारी के लिए आपको जरूरत है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। चलेगा, क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है आपसे कि फॉलोइंग डिजीज में से आपको पहचानना है कि कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है। क्या पूछा है? कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, तो फटाफट से बताएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन में से ढूंढना है कि कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है। और ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है सीएचओ के अंदर, एनएचएम की वैकेंसी के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर है, ए ऑप्शन है डायबिटीज, बी ऑप्शन है पर्टूसिस, सी ऑप्शन है हाइपरटेंशन, और डी ऑप्शन है क्वाशोरकर। चलेगा, आंसर आपको देना है, यहां पर आपको आंसर बताना है कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है। क्या पूछा है? कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है। और कम्युनिकेबल डिजीज से रिगार्डेड डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन देकर भी आपसे पूछा जा सकता है ये क्या है। तो कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि पर्सन टू पर्सन क्या होती है, पर्सन टू पर्सन क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। एक पर्सन से ट्रांसमिट हो जाती है दूसरे पर्सन में, चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकती है, चाहे वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकती है। और ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन से भी आपका 100% क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो याद रखिएगा, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स अपन कवर कर लेंगे। बिल्कुल, चलेगा। इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, तो देखेगा एलिमिनेशन मेथड की मैंने कहा है, एलिमिनेशन मेथड आप लगाइए। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आता है तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए, इजीली सोल्व हो जाएगा। चलेगा, सबसे पहला ऑप्शन आप देखेगा डायबिटीज। डायबिटीज तो सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आती है, एनसीडी के अंदर आती है। उसके अलावा हाइपरटेंशन भी एनसीडी के अंदर आती है, और क्वाशियोरकर ये आपकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के अंदर आती है। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर PEM आपने पढ़ा होगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आपने पढ़ा होगा, ये इसके अंदर आती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज की बात की गई है तो पर्टूसिस इसका करेक्ट आंसर होगा जी। क्या बचा? यहां पर बी ऑप्शन आपके सामने बचा है, तो यही आपका आंसर होगा। पर्टूसिस होता है, और पर्टूसिस को जनरली अपन हुपिंग कप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हुपिंग कप के नाम से जानते हैं। याद रखेगा, पर्टूसिस यहां पर करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? पर्टूसिस होगा। बिल्कुल आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो सभी कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में काफी बार मैंने आपको बता रखा है, काफी बार, क्योंकि बीपीसीसीएचएन की जो क्लासेज हम चल रहे थे उसके अंदर अलग अलग से टॉपिक्स हमने लिए थे, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल सब कुछ अपन ने पढ़ा था। तो प्रीवियसली सारे सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उनको याद भी रखना है, क्योंकि अगर आप एनएचएम की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं ना तो 100% वो सारे क्वेश्चन, सारे सेशन आपके लिए हेल्पफुल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और सभी को बता देना चाहूंगा, जो भी क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं इन सबका पीडीएफ वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, जीवन एजुकेशन आपको मिल जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ओस्टियोमलेशिया इन एडल्ट एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रन इन कोज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। देखिएगा क्वेश्चन सिंपल सा यहां पर ये पूछा है, विटामिन डेफिशिएंसी से रिगार्डेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। किससे? विटामिन डेफिशिएंसी से रिगार्डेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अडल्ट की अगर बात करें तो अडल्ट के अंदर ओस्टियोमलेशिया होता है, अडल्ट के अंदर ओस्टियोमलेशिया होता है, और चिल्ड्रन की अगर बात करें तो चिल्ड्रन के अंदर होता है आपका रिकेट्स। तो वे किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण से देखने को मिलता है? आंसर आपको देना था। ऑप्शन यहां पर देखिएगा, पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है यहां पर विटामिन सी, बी ऑप्शन है यहां पर विटामिन डी, सी ऑप्शन है यहां पर विटामिन ए,
और डी ऑप्शन है यहाँ पर विटामिन ई। चलिएगा आंसर आपको देना है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है? रिकेट्स तो बच्चों के अंदर और ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट के अंदर देखने को मिलता है। आंसर आप सबको देना है, फटाफट से कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, फटाफट से आंसर दीजिएगा और सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर अगर अपन देखें तो आप सबको पता होगा, विटामिन और न्यूट्रिएंट के रिगार्डेड भी अपन ने काफी अच्छी तरीके से सेशन ले रखे हैं, तो उनको भी जरूर से देखेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया डायरेक्टली रिलेटेड टू बोन, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया डायरेक्टली रिलेटेड टू बोन, और बोन डायरेक्टली रिलेटेड टू कैल्शियम, बोन डायरेक्टली रिलेटेड टू कैल्शियम, और कैल्शियम डायरेक्टली रिलेटेड टू विटामिन डी, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, कोलिकैल्सीफेरोल, याद रखिएगा विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, विटामिन डी यहां पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बोन से रिगार्डेड है, दोनों ही बोन से रिगार्डेड, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स दोनों ही बोन से रिगार्डेड है, और बोन डायरेक्टली रिलेटेड होती है किससे? बोन किससे बनी हुई होती है? कैल्शियम से बनी होती है, और कैल्शियम डायरेक्टली रिलेटेड होता है विटामिन डी से। विटामिन डी का केमिकल नेम अपन जनरली याद रखना है, कैल्सीफेरोल होता है, कोलिकैल्सीफेरोल होता है, जो कि आपको याद रखना है। इसका नेचुरल सोर्स आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेचुरल सोर्स आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सन वेव जो होती हैं, सूर्य की किरणें जो होती हैं, सन रेज जो होती है, वो यहां पर नेचुरल सोर्स माना जाता है। याद रखेगा, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, काफी इजी सा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है, आंसर आपको देना है, थोड़ा सा समझना है, आंसर आपको देना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एनएचएम की वैकेंसीज के अंदर रिपीट हुए क्वेश्चन है। चलेगा, आंसर आपको देना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ऑल आर रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन एक्सेप्ट, देखिएगा मैंने बोला है सभी कंपेटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रही हैं, तो यहां पर दो वर्ड आपके सामने आते हैं, एक तो नोट करके आता है और एक एक्सेप्ट करके आता है। अगर दोनों वर्ड आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिए हैं और आपने उसको पहचान लिया है कि हाँ ये क्वेश्चन के अंदर हैं, तो फिर आंसर भी आपका चेंज हो जाता है और आंसर भी सही हो जाता है। और अगर आप इनको नहीं पहचान पाए, इनको नहीं पढ़ पाए, तो 100% मैं कह दूं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है आपको, थोड़ा सा समझ के आंसर इजीली निकल जाएगा और बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। चलेगा, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल आर द रिस्क फैक्टर, सभी रिस्क फैक्टर हैं किसके? हाइपरटेंशन के, यानी सभी रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन, यानी सभी के कारण से हाइपरटेंशन हो सकता है। एक्सेप्ट करके पूछा, यानी एक ऐसा फैक्टर यहां पर है जिसके कारण से हाइपरटेंशन देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण से हाइपरटेंशन नहीं होता है। तो किसके कारण से हाइपरटेंशन नहीं होता है? एक्सेप्ट करके ऑप्शन को आपको निकालना है। पहला ऑप्शन देखेगा यहां पर ओबेसिटी, सेकेंड ऑप्शन देखेगा फैमिली हिस्ट्री, थर्ड ऑप्शन देखेगा कॉन्टामिनेटेड वाटर, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा स्मोकिंग। चलिएगा, आंसर आपको देना है हाइपरटेंशन के रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है, कौन सा ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है जो कि हाइपरटेंशन का कारण नहीं बनता है, हाइपरटेंशन कोज नहीं करता है। अब जनरली आप सबको पहले बता दूं मैं यहां पर हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन क्या होता है आप सबको याद होगा, सर हाइपरटेंशन मतलब कि बीपी का बढ़ जाना, इंक्रीज बीपी, और बीपी बढ़ जाना मतलब कि सर नॉर्मल बीपी होती है 120/80 mm ऑफ एचजी, ये नॉर्मल बीपी होती है एक हेल्दी पर्सन की। लेकिन आप कह रहे हो कि इंक्रीज बीपी इंक्रीज हो जाएगी तो उसको हाइपरटेंशन कहेंगे। मैंने यहां पर लिखा है एक बीपी, देखिएगा बीपी हो गई है यहां पर 130 और 60, 130 और 86 बीपी हो गई है। क्या ये हाइपरटेंशन है? क्या ये हाइपरटेंशन है? नहीं, ये हाइपरटेंशन नहीं है। हाइपरटेंशन का भी एक एक्यूरेट लेवल है, उस
रेंज से अगर ऊपर हो जाती है बीपी तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। कितना लेवल है उसका? लेवल है 140/90 mm ऑफ Hg से अगर ज्यादा होता है तो उसी को हाइपरटेंशन कहते हैं। कितना? 140/90 mm ऑफ Hg से अगर ज्यादा हो जाता है बीपी तो उसको क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपरटेंशन को भी आगे जाकर फर्दर क्लासिफाइड किया है, हाइपरटेंशन को भी आगे जाकर फर्दर क्लासिफाइड किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखेगा जब बीपी 140/90 140/90 से ज्यादा हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपरटेंशन के कारण के अंदर अगर रिस्क फैक्टर की बात अपन करें तो यहां पर एलिमिनेशन मेथड से इजीली सोल्व हो जाएगा। देखेगा ओबेसिटी अगर किसी पर्सन को है तो हाइपरटेंशन रिस्क हो सकता है। अगर किसी फैमिली के अंदर हाइपरटेंशन है तो उनकी जनरेशन के अंदर हो सकता है, बिल्कुल सही है। अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसके अंदर हाइपरटेंशन हो सकता है। लेकिन अगर वाटर कंटामिनेटेड कंज्यूम कर रहा है, कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसको हाइपरटेंशन होगा, उसको इन्फेक्शन होगा। ये कहेंगे कि उसको इन्फेक्शन होगा और इस इन्फेक्शन हाइपरटेंशन से दूर दूर तक नाता नहीं रखता है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन यहां पर कॉन्टामिनेटेड वाटर से नहीं होगा। एक्सेप्ट करके हमें क्वेश्चन पूछा था और हमने एक्सेप्ट करके यहां पर आंसर निकाल दिया है। एक्सेप्ट करके पूछा था कि कौन सा ऐसा रिस्क फैक्टर है, कौन सा ऐसा ऑप्शन यहां पर है जो कि हाइपरटेंशन कोज नहीं करेगा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कॉन्टामिनेटेड वाटर है जो कि हाइपरटेंशन कोज नहीं करता है, हाइपरटेंशन के रिगार्डेड रिस्क फैक्टर नहीं होता है। बाकी ओबेसिटी यहां पर हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री यहां पर हो सकता है और यहां पर स्मोकिंग हो सकता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा और जो भी कैंडिडेट पहली बार सेशन पर विजिट कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या बार बार विजिट करते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यूएशन आपको मिलते रहे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन कहता क्या है समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? एनसीडी आपसे पूछी गई है, फटाफट से बताइएगा। एनसीडी फॉलोइंग ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि कौन सी डिजीज एनसीडी है, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। सभी ऑप्शन यहां पर कम्युनिकेबल डिजीज मिलेंगे, एक ऑप्शन यहां पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मिलेगा। तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपको पहचाननी है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है यहां पर पर्टूसिस, ऑप्शन बी है यहां पर डिप्थीरिया, ऑप्शन सी है यहां पर डायबिटीज और ऑप्शन डी है यहां पर मीजल्स। चलिएगा, अब आंसर दीजिएगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपको ढूंढनी है, फाइंड आउट करनी है। एनसीडी डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपको फाइंड आउट करनी है। फटाफट से फाइंड आउट कर लीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और सभी को कमेंट्स करने हैं, सभी को कमेंट्स करने हैं, सभी को आंसर देना है, क्योंकि जो आंसर देगा उसी के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और कॉन्फिडेंस है तो 100% आने वाली हर वैकेंसी आपके हाथ में होगी। लेकिन उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस जनरेट करना होगा और कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे के एग्जाम आपके लिए जरूर नहीं है कि आपका नंबर आ जाएगा। प्रैक्टिस होगी तो 100% मैं कह दूं आपका नंबर आ जाएगा, एक वैकेंसी नहीं दूसरी वैकेंसी। और मैं कहता हूं जो जीवन एजुकेशन के साथ बने हैं 100% आने वाला हर एग्जाम उनके हाथ में होगा। लेकिन कंटिन्यूअसली बने रहेगा, कंटिन्यूअसली सेशन लेते रहेगा। टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर भी सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवाई जाते हैं। चलेगा, यहां पर एनसीडी आपसे पूछी थी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिगार्डेड आपसे क्वेश्चन किया गया था। तो देखिएगा, पर्टूसिस की बात करें, जनरली हमने कहा था प्रीवियसली क्वेश्चन के अंदर पर्टूसिस क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है, हुपिंग कफ जिसको कहते हैं। उसके अलावा डिप्थीरिया की बात अपन करें तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है। उसके अलावा मीजल्स की अपन बात करें तो ये भी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। लेकिन डायबिटीज की अगर बात करें, डायबिटीज मलाइटस, डायबिटीज की अगर बात करें तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये है आपकी एनसीडी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायबिटीज है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, डायबिटीज है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और जनरली डायबिटीज आपने देखे होंगे, बेसिकली दो प्रकार की डायबिटीज होती है। डायबिटीज मलाइटिस की अगर बात करें तो बेसिकली दो टाइप्स की होती है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मलाइटस और टाइप सेकंड डायबिटीज मलाइटस। टाइप फर्स्ट को इंसुलिन डिपेंडेंट IDDM बोलते हैं,
आईडीडीएम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और सेकंड को अपन बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस अपन बोलते हैं। ये जनरली बच्चों के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलती हैं, इसलिए इसको जनरली बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, और टाइप सेकंड जो है जनरली अडल्ट के अंदर देखने को मिलती है। उसके अलावा आप कहेंगे कि सर एक और डायबिटीज मेलाइटस होती है, सर एक और डायबिटीज होती है, सर एक और डायबिटीज होती है आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होती है, जिसको जीडीएम के नाम से जनरली जानते हैं, जीडीएम के नाम से जनरली जानते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है, जो कि प्रेगनेंसी के कारण से होती है, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग होती है, उसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के नाम से अपन जानते हैं। याद रहे, भूलना नहीं है। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो भी क्लास में जुड़े हुए सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा, आंसर दीजिएगा। ऑल ऑफ द वाटर बोर्न डिजीज एक्सेप्ट, देखिए क्वेश्चन यहां पर एक्सेप्ट से पूछा है। फिर से सभी डिजीज जो नीचे ऑप्शन में आपको दी रखी हैं वो सभी वाटर बोर्न डिजीज है, लेकिन एक्सेप्ट आपको बताना है कि एक ऐसी डिजीज है जो कि वाटर के कारण से नहीं होती है। यानी वाटर बोर्न डिजीज जनरली आपने पढ़ी होगी। वाटर बोर्न डिजीज की बात अपन जनरली करेंगे तो वेक्टर बोर्न डिजीज होती है। एक तो वाटर के रिगार्डेड वेक्टर बोर्न डिजीज होती है, और एक वाटर के रिगार्डेड वाटर वॉश डिजीज होती है। यानी जनरली कहे तो एक तो वाटर रिलेटेड डिजीज होती है, याद रखिएगा, वाटर रिलेटेड डिजीज होती है, और दूसरी होती है वाटर बोर्न डिजीज, वाटर वॉश्ड डिजीज होती है। याद रखिएगा, 2 टाइप की डिजीज होती है, ध्यान रखना है, क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर बोर्न डिजीज की बात अपन करते हैं तो वाटर बोर्न डिजीज में बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक होती है वाटर रिलेटेड डिजीज, दूसरी होती है वाटर वॉश्ड डिजीज। वाटर रिलेटेड डिजीज के अंदर जनरली जो वेक्टर्स वाली डिजीज कंडीशन होती हैं वो आती हैं, और वाटर वॉश्ड डिजीज के अंदर वो आती हैं जो कि हाइजीन के कारण से होती हैं। यानी वाटर की शॉर्टेज आ जाती है, वाटर की कमी आ जाती है, पानी की कमी आ जाती है, जिसके कारण से पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो उसके कारण से ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर जनरली कोलेरा यहां पर डायरिया यहां पर शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर वाटर वॉश की बात करें, इसके बीज वगैरह यहां पर इन्वॉल्व कर ली जाती हैं। ठीक है, तो याद रखें बेसिकली वाटर बोर्न डिजीज 2 टाइप की होती है, वाटर रिलेटेड डिजीज और वाटर वॉश्ड डिजीज। चलेगा, अब आंसर आपको देना है यहां पर क्या इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सभी यहां पर वाटर बोर्न डिजीज है, लेकिन एक्सेप्ट करके आपसे निकालना। यानी एक डिजीज यहां पर ऐसी है जो कि वाटर बोर्न डिजीज नहीं है, बाकी सारी वाटर बोर्न डिजीज हैं, तो वो जो नहीं है उसको आपको हटाना था। पहला ऑप्शन देखेगा हेपेटाइटिस ए, सेकेंड ऑप्शन देखेगा यहां पर टाइफाइड फीवर, थर्ड ऑप्शन देखेगा यहां पर डिसेंट्री, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा यहां पर ट्यूबरकुलोसिस। चलेगा, आंसर आपको देना था फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो फटाफट से अपना आंसर कमेंट करते रहिएगा ताकि जल्दी से जल्दी अपन आगे बढ़े, क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे अपने पास है और काफी सारे अपन डिस्कस करेंगे डेली अप टू डेट सेशन के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके से सेशन मिलते रहे। चलेगा, इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखिएगा यहां पर देखिएगा, मैंने बोला है एलिमिनेशन मेथड से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, हेपेटाइटिस ए है जो कि वाटर से रिगार्डेड है, ओरोफिकल रूट से ये फैलती है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा टाइफाइड फीवर भी अभी मैंने बताया कि वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम है, वाटर रिलेटेड डिजीज है, तो ये भी है। डिसेंट्री भी, कोलेरा डिसेंट्री डायरिया से रिगार्डेड है, बिल्कुल ये तीनों ही क्या है, वाटर बोर्न डिजीज है, तीनों ही वाटर बोर्न डिजीज हैं। तो यहां पर ट्यूबरकुलोसिस करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्टिव या इन्फेक्शियस डिजीज है। कौन सी डिजीज है जी? इन्फेक्शियस डिजीज है, याद रखेगा, इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण से होती हैं, याद रखेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ट्यूबरकुलोसिस यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 100% आपके एग्जाम में प्रीवियसली आगे के एग्जामों में पूछा जाएगा, चाहे एग्जाम कोई भी हो, चाहे एनएचएम का एग्जाम हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी के बारे में हो।
हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका पीआईएच के रिगार्डेड, यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के रिगार्डेड। चलेगा, यहां पर देखिएगा इक्लेम्शिया के रिगार्डेड पूछा है। इक्लेम्शिया मींस क्या होता है? इक्लेम्शिया को आप क्या जानते हैं, क्या होता है इक्लेम्शिया? आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है प्री इक्लेम्शिया प्लस कन्वर्जन, प्री इक्लेम्शिया के साथ साथ कन्वर्जन आएगा। सेकंड ऑप्शन है हाइपरटेंशन के साथ साथ डायबिटीज भी होगा। थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, हाइपरटेंशन के साथ साथ सीवियर एनीमिया देखने को मिलेगा। और डी ऑप्शन यहां पर है, हाइपरटेंशन के साथ साथ यहां पर इडिमा देखने को मिलेगा। चलेगा, आंसर दीजिएगा। एक एप्रोप्रिएट आंसर आपको देना है। इक्लेम्शिया का क्या एक्यूरेट आंसर यहां पर होगा। और ये क्वेश्चन तो और इसके रिगार्डेड तो, इस टॉपिक के रिगार्डेड तो काफी कुछ हम डिस्कस करें, काफी कुछ हमने डिस्कस किया और काफी बार मैंने बताया है। अगर अब भी ये क्वेश्चन का आंसर गलत होता है ना, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि रटने वाली बातें नहीं है, रटने वाली चीजें नहीं है। थोड़ा सा समझेंगे आंसर इजीली निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे आंसर इजीली निकल जाएगा। चलेगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, यहां पर अगर करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्री इक्लेम्शिया के साथ साथ कन्वर्जन होता है। देखिएगा, कन्वर्जन होता है। देखिए, सबसे पहले आपको यहां से समझने के लिए मैं एक छोटा सा पॉइंट यहां पर बता देता हूं। सबने आपने पढ़ा होगा, मैं हर सेशन के अंदर अगर प्री इक्लेम्शिया इक्लेम्शिया किसी का भी क्वेश्चन आ जाता है हर सेशन के अंदर, बार बार ये चीज बताता हूं, क्योंकि यहां से डेफिनेटली हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नर्सिंग हिस्ट्री का एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इससे रिगार्डेड क्वेश्चन नहीं आया हो और आगे नहीं आता हो। हर एग्जाम के अंदर पीआईएच से रिगार्डेड क्वेश्चन आता है। पीआईएच बोले तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, पीआईएच बोले तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, और जनरली ये दो देखने को मिलती हैं आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन देखने को मिलती है। याद रखेगा, ये टाइमिंग पीरियड भी आपसे पूछा जा सकता है। आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन पीआईएच की कंडीशन देखने को मिलती है। सर इसमें होता क्या है? सर इसमें होता कुछ नहीं है, सर इसमें हाइपरटेंशन हो जाता है। सर हाइपरटेंशन हो जाता है, सर हाइपरटेंशन हो जाता है मतलब कि सर बीपी बढ़ जाता है। बीपी हाइपरटेंशन के रिगार्डेड अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, हाइपरटेंशन मतलब कि बीपी कितने से ज्यादा? सर 140/90 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल ये कंडीशन यहां पर हो जाती है, तो हाइपरटेंशन के रिगार्डेड है। लेकिन ध्यान रहे, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तो किसके कारण से हो गई ये सारी कंडीशन है? प्रेगनेंसी के कारण से होगी। किसके कारण से होगी? प्रेगनेंसी के कारण से ये सारी कंडीशन होगी। याद रखिएगा। अब आगे अगर अपन बात करें तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को, जो हाइपरटेंशन होगी बेसिकली 3 टाइप से होगी। बेसिकली 3 टाइप से इसको अपन डिवाइड करते हैं। पहला टाइप है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, याद रखेगा। पहला टाइप है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जिसके अंदर केवल और केवल क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है, और हाइपरटेंशन से रिगार्डेड जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, जनरल सिम्टम्स होते हैं, वो देखने को यहां पर मिलते हैं। दूसरी बात करें तो प्री इक्लेम्शिया होता है। दूसरी बात करें तो प्री इक्लेम्शिया होता है। और प्री इक्लेम्शिया की अगर बात करें तो यहां पर जनरली देखने को मिलता है आपका हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। और हाइपरटेंशन के यहां पर आपकी बीपी अगर देखे, अगर ब्लड प्रेशर अपन देखे तो 140/90 mm ऑफ Hg से लेकर लेस देन 160/110 mm ऑफ Hg तक हो जाता है। यानी 140 से तो ज्यादा, 140/90 से तो ज्यादा, लेकिन 160/110 से कम यहां पर बीपी देखने को मिलता है। जहां पर सिम्टम की अगर अपन बात करें तो सिम्टम की यहां पर बात करें तो हाइपरटेंशन यहां पर हो गया है। उसके साथ साथ प्रोटीनूरिया यहां पर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहां पर इडिमा देखने को मिलता है, क्योंकि जहां प्रोटीनूरिया हो रहा है वहां इडिमा तो जनरली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेगा। उसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन होती है जो कि कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है इक्लेम्शिया, और इक्लेम्शिया एसोसिएटेड होती है प्री इक्लेम्शिया। यानी प्री इक्लेम्शिया के साथ साथ अगर कन्वर्जन आ जाए, क्या आ जाए? कन्वर्जन आ जाए, यानी कि सीजर आ जाए। क्या आ जाए जी? सीजर आ जाए, दौरे आने लग जाए, तो उस कंडीशन को कहा जाता है इक्लेम्शिया। और यहां पर क्या क्या देखने को? प्री इक्लेम्शिया के सारे क्लिनिकल फीचर यानी कि हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया और इडिमा यहां पर देखने को मिलेगा। साथ ही स्पेशल फीचर आपको याद रखना है कन्वर्जन, यानी कि सीजर आने लग जाते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन पूछा था आपसे इक्लेम्शिया के रिगार्डेड, तो इक्लेम्शिया में क्या होता है जी? सर प्री इक्लेम्शिया तो होता ही है, उसी के साथ साथ आपके
कन्वर्जन भी आने लग जाते हैं। यानी प्रीक्लेम्शिया के साथ साथ अगर कन्वर्जन आ रहे हैं तो उसको इक्लेम्शिया कंसीडर किया जाता है। अब प्रीक्लेम्शिया में क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखेंगे सर, हाइपरटेंशन होगा और हाइपरटेंशन के रिगार्डेड जितने भी एसोसिएटेड सिम्टम साइन सिम्टम होते हैं वो देखने को मिलेंगे। हेडेक हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन लॉस होगा, यूरिन के साथ प्रोटीन लॉस होगा, उसी के साथ अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है तो इडिमा यहां पर देखने को मिलेगा। और हाइपरटेंशन से एसोसिएटेड जो भी सिम्टम्स है, साइन सिम्टम है, वो यहां पर देखने को मिलते हैं। साथ में स्पेशल फीचर आपको क्या याद रखना है, कन्वर्जन याद रखना है। यानी इक्लेम्शिया में कन्वर्जन आ जाता है, याद रखेगा, काफी इंपोर्टेंट है। ड्रग ऑफ चॉइस आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, आप सबको याद है ड्रग ऑफ चॉइस मैग्नीशियम सल्फेट होती है। क्या होती है जी, मैग्नीशियम सल्फेट होती है, याद रखिएगा। प्रीक्लेम्शिया में भी मैग्नीशियम सल्फेट को यूज किया जाता है प्रोफाइलेटिक रूप में, प्रोफाइलेटिक रूप में, और इक्लेम्शिया में थेरापेटिक रूप में उसको यूज किया जाता है, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा, काफी इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है, आंसर इजीली निकल जाएगा। चलेगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर ऑल इंक्लूड एक्सेप्ट, फिर से एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आपसे किया गया है। यानी फॉलोइंग सभी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है टाइफाइड के सिम्टम्स के रिगार्डेड। यानी सभी ऑप्शन यहां पर टाइफाइड के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन एक नहीं होता है, एक्सेप्ट करके आपसे पूछा है तो एक ऐसा सिम्टम बताइएगा जो कि टाइफाइड का सिम्टम्स नहीं होता है, आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन यहां पर है, ए ऑप्शन यहां पर है एब्डोमिनल पेन, बी ऑप्शन यहां पर है हेडेक, सी ऑप्शन यहां पर है लॉस ऑफ एपेटाइट, और डी ऑप्शन यहां पर है सीजर। चलेगा, बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा, फटाफट से बताएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट हुआ क्वेश्चन है, एनएचएम एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, आपको याद रखना है। देखिए इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल आंसर अपन दे, बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें, क्योंकि हमें क्या पूछा है, एक्सेप्ट करके पूछा है, तो देखिएगा टाइफाइड की बात कर रहे हैं तो एब्डोमिनल पेन होगा, बिल्कुल सही बात है, होता है, हेडेक भी होगा, उसके अलावा लॉस ऑफ हेपेटाइटिस भी होगा, लेकिन सीजर नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीजर यहां पर नहीं होगा। एक्सेप्ट करके पूछा था तो टाइफाइड फीवर के अंदर, टाइफाइड के अंदर सीजर जनरली यूजुअली देखने को नहीं मिलता है, सीजर जनरली देखने को नहीं मिलता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने मेंशन कर रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेरीज आपकी रहे, अगर कोई भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप डायरेक्टली मुझे वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से मुझसे बात कर सकते हैं, अपना डाउट सोल्व कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आप अपना डाउट डाल सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन कर लिया जाएगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। चलेगा, और सभी क्वेश्चंस को आप लेना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाएगा, वहां पर सभी का पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाया जाता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। स्ट्रोक इज कोज्ड बाय, स्ट्रोक नाम सुना है आपने, स्ट्रोक क्यों नहीं सुना होगा, सबने सुना होगा, सबने पढ़ा होगा स्ट्रोक के बारे में। तो स्ट्रोक कोज्ड बाय किसके कारण से होता है, स्ट्रोक किसके कारण से होता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द सेरेब्रल ब्लड वेसल, सेकेंड ऑप्शन है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू कैरोटिड आर्टरी, थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू कोरोनरी आर्टरी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलेगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर है। स्ट्रोक का कारण क्या हो सकता है, स्ट्रोक किस कारण से होता है, स्ट्रोक के कोज यहां पर बताना है। फटाफट से आंसर दीजिएगा, ए बी सी या डी, फटाफट से आंसर दीजिएगा, ए बी सी या डी, क्या करेक्ट आंसर है आपका, फटाफट से आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिएगा यहां पर अगर करेक्ट आंसर की अपन बात करें, यहां पर अगर करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो देखिएगा स्ट्रोक जो होता है डायरेक्टली ब्रेन टिश्यू से रिगार्डेड होता है, ब्रेन टिश्यू से रिगार्डेड होता है। अगर ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, या ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ब्लड सप्लाई में कोई ब्लॉकेज आ जाता है, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है, किसको, ब्रेन टिश्यू को, किसको, ब्रेन टिश्यू को, तो क्या हो जाता है,
स्ट्रोक हो जाता है। जैसे हार्ट अटैक होता है ना, हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक किससे रिलेटेड है? हार्ट अटैक हार्ट से रिगार्डेड है। हार्ट अटैक हार्ट से रिगार्डेड है, यानी हार्ट को सप्लाई अगर नहीं हो रही है, और हार्ट को सप्लाई करने वाली कौन होती है? सर कोरोनरी आर्टरी होती है। हार्ट को सप्लाई करने वाली कौन होती है? सर कोरोनरी आर्टरी होती है। अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हो जाए और कोरोनरी आर्टरी प्रॉपर हार्ट को सप्लाई नहीं कर पाए ब्लड, तो उसको क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। तो हार्ट अटैक से सिमिलर ही आपका क्या है? स्ट्रोक है। हार्ट अटैक के जैसा ही आपका स्ट्रोक है, सेम वैसा ही होता है। यहां पर ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अंदर किसी कारण से ब्लॉकेज आ जाए या किसी कारण से वो सप्लाई नहीं कर पाए, तो किसको सप्लाई नहीं कर पाए? याद रहे, ब्रेन्स को, ब्रेन को, ब्रेन टिश्यू को, ब्रेन सेल्स को अगर सप्लाई नहीं कर पाए तो उसको अपन स्ट्रोक कहते हैं। तो दोनों कंडीशन मैंने यहां पर बताई। अगर हार्ट अटैक की रिगार्डेड बात आपसे की जाए तो डायरेक्टली कहां जाएंगे? सर कोरोनरी आर्टरी पर जाएंगे। कहां जाएंगे? कोरोनरी आर्टरी पर जाएंगे, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? हार्ट को सप्लाई करती है। तो अगर हार्ट अटैक की बात की जाएगी तो लेक ऑफ ब्लड सप्लाई टू दी कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी के द्वारा किसको सप्लाई नहीं होगी? हार्ट को सप्लाई नहीं होगी। तो कोरोनरी आर्टरी से रिगार्डेड क्वेश्चन है। उसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहां पर स्ट्रोक से रिगार्डेड। दोनों क्वेश्चन मैंने यहां पर क्लियर करवा दिए, दोनों याद रखने हैं आपको। स्ट्रोक से रिगार्डेड बात की जा रही है तो किससे रिगार्डेड बात की जाएगी? सर ब्रेन टिश्यू से रिगार्डेड। अब ब्रेन टिश्यू के अंदर प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं होगी, ब्रेन टिश्यू के रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है? देखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। सेरेब्रल ब्लड वेसल्स की बात यहां पर की गई, सेरेब्रल ब्लड वेसल्स की बात यहां पर की गई है। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लेक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द सेरेब्रल ब्लड वेसल, सेरेब्रल ब्लड वेसल के थ्रू या सेरेब्रल ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या नहीं हो रहा है? ब्रेन को, ब्रेन टिश्यूज को क्या नहीं हो रहा है? सप्लाई नहीं हो रही है ब्लड की प्रॉपर अमाउंट में, तो उसको अपन क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। यानी स्ट्रोक का कारण क्या हो जाता है यहां पर? सेरेब्रल ब्लड वेसल। क्या हो जाता है कारण? सेरेब्रल ब्लड वेसल, उनके थ्रू ब्रेन टिश्यू को प्रॉपरली और सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, दैट हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या हुआ है? स्ट्रोक हुआ है। और स्ट्रोक भी सेम लाइक हार्ट अटैक की जैसी कंडीशन होती है, सेम लाइक हार्ट अटैक के जैसे ही कंडीशन होती है। तो याद रखेगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, काफी इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। डेफिनेटली लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डिंग में हर बार कहता हूं, नर्सिंग हिस्ट्री का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर इससे रिगार्डेड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है। कोई भी एग्जाम, छोटे से लेकर बड़ा कोई भी एग्जाम हो, स्टेट से लेकर आप सेंटर तक चले जाइएगा, हर एग्जाम के अंदर कोई भी एग्जाम देकर आओ, एक क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही। बाकी ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी इससे रिगार्डेड मिल जाते हैं। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डेड ऑलरेडी फुल सेशन मैंने आपको अवेलेबल करवा रखे, 2 से 3 सेशन, उनको देखिएगा। 100% मैं गारंटी के साथ कह दूं, अगर वो सेशन आपने पढ़ लिया ना, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिगार्डेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। चलेगा, यहां पर आंसर आपको देना है, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सॉरी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात है, सॉरी हाइपरटेंशन बोल दिया मैंने। सेकेंडरी प्रिवेंशन इज, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर क्या शामिल होता है? पहला ऑप्शन यहां पर हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन, सेकंड है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, थर्ड है यहां पर रिहैबिलिटेशन, फोर्थ है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। चलेगा, आंसर आपको देना है। सेकेंडरी प्रिवेंशन के रिगार्डेड बात की जा रही है आपसे, सेकेंडरी प्रिवेंशन के रिगार्डेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? देखिएगा, अगर अपन बात करें, देखिए यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, जनरली इसको अपन प्राइमरी लेवल के अंदर इंक्लूड करते हैं। किसके अंदर? प्राइमरी लेवल के अंदर इंक्लूड करते हैं। हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की अगर बात करते हैं तो प्राइमरी लेवल के अंदर आता है। रिहैबिलिटेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन आपका टर्सरी के अंदर आता है जी। किसके अंदर आता है? टर्सरी के अंदर आता है। और सेकेंडरी के अंदर आपका क्या आता है? ये आता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आपका अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आता है। जितने भी डायग्नोसिस होता है, केस फाइंडिंग होती है, वो सब कहां आती है? आपकी सेकेंडरी लेवल के अंदर आती है। तो याद रखिएगा, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा। प्राइमरी में क्या होगा? सर प्राइमरी में हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आता है। सेकेंडरी में आपका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आता है। और टर्सरी में आपका
डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन आता है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है और इसके रिगार्डेड फुल सेशन मैंने अवेलेबल करवा रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा या आपके चैनल पर जाकर आप उसको विजिट कर सकते हैं। काफी अच्छी तरीके से उसमें समझा रखा है सभी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो भी क्लास में सेशन में विजिट कर रहे हैं, सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा ताकि सभी तक सेशन पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आप ले सके डेली अप टू डेट। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है देखिएगा, समझिएगा। द कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर आर एक्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा क्या पूछा है, फिर से एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा है, यानी सभी ऑप्शन के अंदर सभी जो टॉपिक है यानी सभी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। किससे रिगार्डेड? रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर, कैंसर के रिगार्डेड सभी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक को छोड़कर एक ऐसा ऑप्शन यहां पर रखा हुआ है जो कि कैंसर के रिगार्डेड रिस्क फैक्टर के अंदर नहीं शामिल किया जाता है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कैंसर के रिगार्डेड रिस्क फैक्टर नहीं माना जाता है, बाकी सभी यहां पर माने जाते हैं। एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन देखेगा यहां पर टोबैको एंड फैमिली हिस्ट्री, सेकेंड ऑप्शन देखेगा अल्कोहल और स्मोकिंग, थर्ड ऑप्शन देखेगा पोल्यूशन एंड रेडिएशन, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा एक्सपोजर एंड कॉन्टेक्ट विद कैंसर पेशेंट। चलिएगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से आंसर देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा, नहीं तो गलत करेंगे। 100% क्वेश्चन सिंपल सा दिया है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, आंसर इजीली निकल जाएगा। मैंने कहा है क्वेश्चन पढ़ना है, एक बार समझ नहीं आता है 2 बार समझना है, उसके बाद ऑप्शन पढ़ने एक बार समझ नहीं आता है दूसरी बार पढ़ना है, तब भी समझ में नहीं आता तीसरी बार पढ़ लो, क्या जाता है पढ़ने में, लेकिन समझ में आना चाहिए तभी आपको आंसर देना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलेगा, क्वेश्चन में एक बार फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन सिंपल सा यहां पर लिखा हुआ है, द कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर, कैंसर के रिगार्डेड कॉमन रिस्क फैक्टर हैं, आर एक्सेप्ट, यहां पर एक ऐसा रिस्क फैक्टर मतलब कि एक ऐसा ऑप्शन है जो कि कैंसर के रिगार्डेड रिस्क फैक्टर नहीं माना जाता है। समझ में आ गया? एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलेगा, पहला ऑप्शन देखेगा यहां पर टोबैको एंड फैमिली हिस्ट्री, बिल्कुल ये आपका कैंसर के रिगार्डेड रिस्क फैक्टर हो सकता है। उसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग, बी ऑप्शन भी हो सकता है क्योंकि अल्कोहल लेने से स्मोकिंग करने से भी कैंसर हो सकता है। उसके अलावा पोल्यूशन और रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है तब भी हो सकता है। उसके अलावा डी ऑप्शन देखें एक्सपोजर एंड कॉन्टेक्ट विद कैंसर पेशेंट। देखिए क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया ना? एक्सेप्ट करके निकालना है कि कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है। तो देखिएगा, अगर कैंसर पेशेंट है, अब कैंसर पेशेंट है तो कैंसर पेशेंट, कैंसर क्या है? एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आती है, एनसीडी के अंदर आती हैं, तो कैंसर क्या कॉन्टेक्ट होने से, मान के चलेगा आप अभी हैं, आप अभी बैठे हैं और मान के चलेगा किसी पेशेंट को कैंसर है और आप जाकर उससे कांटेक्ट कर लेते हैं, आपका उससे कांटेक्ट हो गया है, आप उससे एक्सपोज हो गए हैं, तो क्या आपको कैंसर होगा? तो क्या आपको कैंसर होगा? नहीं सर, नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि कैंसर क्या है? एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एक एनसीडी के अंदर शामिल की गई डिजीज कंडीशन है जो कि कांटेक्ट होने से या एक्सपोज होने से नहीं फैलती हैं, कांटेक्ट होने से या एक्सपोज होने से नहीं फैलती हैं। याद रहे, भूलना नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों ऑप्शन, ऊपर के तीनों ऑप्शन यहां पर क्या हो सकते हैं? कैंसर के रिगार्डेड रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। टोबैको और फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, अल्कोहल स्मोकिंग हो सकता है, पोल्यूशन रेडिएशन हो सकता है, लेकिन आप पेशेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट हो रहे हैं या एक्सपोज हो रहे हैं तो इसके कारण से जरूरी नहीं है कि पेशेंट को आप जो कांटेक्ट कर रहे हैं उसको कैंसर हो जाएगा, क्योंकि कैंसर क्या है कि एनसीडी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, और कांटेक्ट करने से ये क्या नहीं होती है? ट्रांसमिट नहीं होती है। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ कुल मिला के क्वेश्चन सिंपल सा था, आपको थोड़ा सा समझना था। चलिएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है बर्थ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया शुड बी डन विद इन हाउ मेनी डेज। देखिए, बर्थ रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, किसकी? बर्थ रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, कहां पर? इंडिया के अंदर।
इंडिया के अंदर जो बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है, बर्थ रजिस्ट्रेशन यानी आफ्टर बर्थ, बेबी का बर्थ हुआ तो उसका रजिस्ट्रेशन कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज, कितने दिन के अंदर बर्थ रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाना चाहिए? आंसर देना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पहला ऑप्शन है यहां पर 14 डेज, सेकेंड ऑप्शन है यहां पर 18 डेज, थर्ड ऑप्शन है यहां पर 21 डेज और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर 24 डेज। चलिएगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलेगा, यहां पर अगर करेक्ट आंसर की अपन बात करें, बर्थ रजिस्ट्रेशन के रिगार्डेड बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 21 डेज, 21 दिन के अंदर अंदर बर्थ रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। 21 दिन के अंदर अंदर बर्थ रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। 21 डेज बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। कितना? 21 डेज, 21 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब यहीं पर आपको कुछ क्वेश्चंस याद रखने हैं। देखिएगा, यहां पर आपको याद रखना है कि सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है, क्या? द सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया था? ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। द सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया था? आपको याद होना चाहिए। कब आया था? 1969 के अंदर आया था, याद होना चाहिए, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, आपको याद होना चाहिए। और इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर अगर अपन बात करें, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, कब करवाना होता है? विद इन 21 डेज के अंदर करवाना होता है, विद इन 21 डेज के अंदर करवाना होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, भूलना नहीं है। चलेगा, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आगे बढ़ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। याद रहना चाहिए आपको, सेंट्रल बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछा जा सकता है। 1969 करेक्ट आंसर है, 1969 करेक्ट आंसर है। और डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन जो करवाते हैं वो करवाते हैं 21 डेज के अंदर अंदर, विद इन 21 डेज, 21 दिन के अंदर अंदर क्या करवाना होता है? रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है, आंसर देना है, थोड़ा सा समझना है और आंसर देना है, क्योंकि सबने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ से आप क्या समझते हैं? ग्रोथ से आप क्या समझते हैं? आंसर देना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखिएगा यहां पर, साइकोलॉजिकल स्किल डेवलपमेंट या साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप्ड। सेकंड ऑप्शन है फिजिकल ग्रोथ। सी ऑप्शन है प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन साइज शेप इन द बॉडी पार्ट। और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? ग्रोथ की बात की जा रही है, ग्रोथ से आप क्या समझते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है। फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, यहां पर करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करें, करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी इज करेक्ट आंसर होगा। डी क्या होगा जी? करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा डी करेक्ट आंसर? क्यों होगा डी करेक्ट आंसर? आपको याद होना चाहिए क्यों होगा। देखिएगा, फिजिकल ग्रोथ, ग्रोथ की बात की जा रही है तो फिजिकली तो ग्रोथ होगी होगी, बॉडी का फिजिक जो है, बॉडी फिजिक ग्रोथ होगा ही होगा, बिल्कुल सही बात है। उसी के साथ साथ प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन शेप एंड साइज, साइज और शेप दोनों बढ़ेगी। बॉडी पार्ट जो है, बॉडी के पार्ट हैं, उनकी साइज और शेप दोनों बढ़ेगी। यानी बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों यहां पर करेक्ट है। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों करेक्ट है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर माना जाता है। डी ऑप्शन यहां पर क्या माना जाता है? करेक्ट आंसर माना जाता है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है बोथ बी और सी। ठीक है, तो यहां पर क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि बी और सी दोनों ही करेक्ट है। एक करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर साइकोलॉजिकली स्किल डेवलप हो रही है, और साइकोलॉजिकली स्किल डेवलप हो रही है तो यहां पर ग्रोथ नहीं है, यहां पर क्या है जी? डेवलपमेंट है। यहां पर ग्रोथ नहीं है, यहां पर क्या है?
डेवलपमेंट है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में इतना सा ही फर्क आपको याद रखना है। ग्रोथ में तो बॉडी फिजिक बढ़ेगी, बॉडी की साइज शेप बढ़ेगी, बॉडी के पार्ट की या ऑर्गन की साइज और शेप बढ़ेगी, फिजिकल ग्रोथ होगी। लेकिन डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें तो साइकोलॉजिकल स्किल बढ़ेगी। साइकोलॉजिकल स्किल आपसे पूछी जा रही, अगर यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्रोथ को हटाकर मैं यहां डेवलपमेंट डाल दूं तो डेवलपमेंट से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि डेवलपमेंट में साइकोलॉजिकल यानी मेमोरी, थिंकिंग प्रोसेस ये है, इनमें डेवलपमेंट आता है, ये बढ़ती हैं, यानी स्किल डेवलपमेंट होता है। अगर स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो डायरेक्टली आप आंसर कहां जाएंगे? ग्रोथ पे नहीं जाएंगे, डेवलपमेंट में जाएंगे। तो साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप हो रही है तो अपन कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। तो ग्रोथ से रिगार्डेड अगर बात की जाएगी तो बी, यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि बॉडी के अंदर ग्रोथ भी होगी, बॉडी फिजिकली ग्रोथ भी होगी और साथ में उसकी साइज और शेप में भी चेंजेस देखने को मिलेगा, उनमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगी कंटिन्यूअसली, यानी प्रोग्रेसिवली। अगर डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो साइकोलॉजिकली स्किल डेवलप यहां पर होगी। तो करेक्ट आंसर समझ गए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा ताकि सभी तक सेशन पहुंचे, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से कंटिन्यू सेशन आपको मिले। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझना है, आंसर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या कहता है? सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू अ ड्रग इज नोन एज। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, मान के चलेगा आप अभी बैठे हैं, आपने कोई ड्रग ली अभी, और ड्रग लेने के थोड़ी देर बाद आपके बॉडी के अंदर एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुई है। तो उस सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को कहेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू आंसर देना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखेगा एनाफाइलेक्सिस, सेकंड ऑप्शन देखेगा इंटरेक्शन, थर्ड ऑप्शन देखेगा एडवर्स, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा टॉक्सिसिटी। चलेगा आंसर आपको देना है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू द ड्रग इज नोन एज, क्या कहेंगे आप? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है। फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा यहां पर अगर करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो देखिएगा, करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा, एनाफाइलेक्सिस। अगर कोई भी ड्रग आप ले रहे हैं और उसके रिगार्डेड सीवियरली एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो उसको अपन एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। याद रखिएगा, प्रीवियसली एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। और सभी क्वेश्चन अभी तक आपने डिस्कस किए, कॉमन क्वेश्चन थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन एनएचएम की वैकेंसीज के अंदर पूछे जाते हैं, इनसे अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेशन को डेली अप टू डेट आप चेकआउट करते रहेगा, डेली अप टू डेट सेशन लीजिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाए। क्योंकि पूरे टॉपिक्स को जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाए, सारे क्वेश्चन को अपन मोल्डेड करके डेली सेशन के अंदर आपको अवेलेबल करवाएंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द एक्रोनिम्स सीपेप रेफर। सीपेप का फुल फॉर्म आपसे पूछा है एक तरीके से, यहां पर सीपेप, CPAP, सीपेप का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है। सीपेप मतलब होता क्या है, सीपेप का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन देखिएगा यहां पर कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, सेकंड ऑप्शन देखिएगा कंटिन्यूअस पोटेंशियल एयरवे प्रेशर, थर्ड ऑप्शन देखिएगा कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर, और डी ऑप्शन यहां पर देखिएगा कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे पोटेंशियल। चलेगा फटाफट से आंसर बताएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा। सीपेप का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, द एक्रोनिम्स सीपेप, और कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। सीएचओ एग्जाम के अंदर एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए थे, एज इट इज क्वेश्चन पूछा किया। चलेगा आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलेगा। यहां पर अगर करेक्ट आंसर की अपन बात करते ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होगा, क्योंकि देखिए पोटेंशियल तो होगा नहीं है और एयर यहां पर होगा नहीं है और यहां पर पोटेंशियल होगा नहीं है। क्या होगा जी? कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है यहां तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। सारे क्वेश्चंस आपके लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन को अपन यहीं पर फिनिश करेंगे। उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, दिमाग में घुस गए होंगे, बेजे में घुस गए होंगे और इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन लेते रहिएगा। डेली अप टू डेट सेशन आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो यहां पर अगर सेशन को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे थे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से कंटिन्यू सेशन आपको मिलता रहे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्द ही। तब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन, इसी तरीके से कंटिन्यू बने रहे क्योंकि पूरा सिलेबस पूरा मोल्डेड करके आपको अवेलेबल करवाई जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको यहां पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी पर भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जरूर से जुड़ जाइएगा ताकि वहां पर भी इनसे रिगार्डेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि डेली अप टू डेट क्वेश्चन वहां पर भी आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीवन एजुकेशन के साथ करते रहेगा, जीवन एजुकेशन के साथ इसी तरीके बने रहेगा। आपको सक्सेस दिलाना हमारा काम है। चलेगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।